तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझा था और आज हम समझेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नेम से ही समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इलास्टिक बॉडी से ये रिलेटेड है। तो मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है? एक इलास्टिक बॉडी है ना। इलास्टिक बॉडी क्या है, कौन किसको बोलते हैं? जिस बॉडी को यदि हम इलोंगेट करें या कंप्रेस करें तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इलोंगेट करके या कंप्रेस करके छोड़ देते हैं ना, तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसी को तो इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे कि स्प्रिंग हुआ, जैसे कि रबर हुआ, आप रबर को खींचते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। आप रबर को दबाते हैं ना, फिर वापस छोड़ते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। तो मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये भी एक इलास्टिक बॉडी है। हम क्या करते हैं, पहले तो इस स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, खींच करके इलोंगेट करते हैं, खींच करके इलोंगेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे ना इधर की तरफ, तो स्प्रिंग हमारे ऊपर इधर की तरफ फोर्स लाएगी। यदि हम स्प्रिंग को राइट डायरेक्शन में खींचते हैं ना, तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लाएगी। यदि हम स्प्रिंग को राइट डायरेक्शन में खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगती है। ओके, और उस फोर्स के अगेंस्ट, उस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हमको एक वर्क करनी पड़ती है टू इलोंगेट द स्प्रिंग। और हमको स्प्रिंग फोर्स को हमको स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करनी पड़ती है ना, वही वर्क स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं? क्योंकि स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। जो बातें स्प्रिंग के लिए हमने बताया वही बातें रबर के लिए भी सही होगा। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, रबर पोटेंशियल एनर्जी नहीं ना। जैसे रबर एक इलास्टिक बॉडी है, वैसे स्प्रिंग भी एक इलास्टिक बॉडी है। तो स्प्रिंग को इलोंगेट करने में स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हमको करनी पड़ती है ना, वही वर्क इस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। अच्छा, कंडीशन नंबर 1 जिसमें हमने स्प्रिंग को इलोंगेट किया था। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में क्या करेंगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। तो जब हम इस स्प्रिंग को लेफ्ट डायरेक्शन में कंप्रेस करते हैं ना, तो स्प्रिंग राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और उसी फोर्स के अगेंस्ट स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हमको एक वर्क करनी पड़ती है, और वही वर्क इस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाती है, और जिसको कि हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है क्या? ये तो मैं कई बार से बताते चले आ रहा हूँ इस चैप्टर में कि वर्क इज स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क स्प्रिंग में स्टोर होती चली जाती है जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, जब हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, तो जो वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर होते चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग को इलोंगेट करने में या फिर कंप्रेस करने में जो वर्क करनी पड़ती है ना, वर्क इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर होते चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए। द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू, अच्छा, इन द इलास्टिक बॉडी, इन द बॉडी नहीं, इन द इलास्टिक बॉडी, इन द इलास्टिक बॉडी ड्यू टू इलोंगेशन और कंप्रेशन in the body is called elastic potential energy. Elongation or compression in the body is called elastic potential energy. इस बॉडी को, इस स्प्रिंग को इलोंगेट करने में या फिर कंप्रेस करने में जो एनर्जी स्टोर होती है ना इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यस, हमने समझ लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है,
किसी भी इलास्टिक बॉडी में उसके इलोंगेशन और कंप्रेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मान लेते हैं हम स्प्रिंग का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ एल है, हमने इस स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस तक क्या किया, इलोंगेट किया, या फिर इसको हम एक्स डिस्टेंस तक क्या किया, कंप्रेस्ड किया। यहाँ पर हमने एक्स लेंथ तक इलोंगेट किया और यहाँ पर एक्स लेंथ तक कंप्रेस किया, चाहे इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन हो। तो यदि बात करें वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो कितने हो गए, W इक्वल टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ये बातें हम पढ़ चुके थे जब हमने आपको स्प्रिंग पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होती है ना, वो होती है माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ये बातें हमने पढ़ भी लिया था और प्रूव भी कर लिया था। और जिसको भी ये जानना हो ना ये कैसे है, तो आप जाइए मेरा स्प्रिंग वाला वो लेक्चर देखिए, आपको वहाँ पर अच्छे से बताया गया है। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होती है ना, वो होती है माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। यस, और हम जानते हैं कि यही वर्क इस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाती है जब हम इस स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या फिर कंप्रेस्ड करते हैं। तो ये वर्क इस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर होती चली जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग in the form of energy called elastic potential energy. Yes, hence हम लिख सकते हैं क्योंकि यही वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है, इसलिए हम लिख सकते हैं U इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इतना पहले आप नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो हमने फाइंड किया U इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं U इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे U क्या है, U इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, X क्या है, X इज द डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। यदि हम X डिस्टेंस तक इसको इलोंगेट किए तो इसका डिस्प्लेसमेंट X हो जाएगा, और यदि X डिस्टेंस तक इसको कंप्रेस किए तो इसका डिस्प्लेसमेंट X हो जाएगा। तो X इज द डिस्प्लेसमेंट हियर एंड K एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, तो यू हमको पता चल गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और ये X पता चल गई डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है। X क्या बोल सकते हैं आप, या तो स्प्रिंग में होने वाली इलोंगेशन है या फिर स्प्रिंग में होने वाली कंप्रेशन है, और K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बताता है, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बताती है कि देखो जब हम स्प्रिंग को इधर की तरफ खींचते हैं ना, इलोंगेट करते हैं ना राइट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है। मतलब यदि स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, तो लगी ही लेफ्ट डायरेक्शन में टू रिस्टोर इस ओरिजिनल पोजीशन। और यदि हम स्प्रिंग को राइट डायरेक्शन में कंप्रेस करते हैं ना, राइट डायरेक्शन में कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स सॉरी इधर लेफ्ट डायरेक्शन हुआ ना, तो यदि हम स्प्रिंग को लेफ्ट डायरेक्शन में कंप्रेस करते हैं ना, स्प्रिंग को लेफ्ट डायरेक्शन में कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही है। मतलब यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। चाहे हम इलोंगेट करें या फिर कंप्रेस्ड करें, दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है।
स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जब बॉडी को हमने इलोंगेट किया था ना, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, राइट डायरेक्शन में, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। और यदि हम इसको स्प्रिंग को कंप्रेस्ड किए ना, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन स्प्रिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगी। तो चाहे हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या फिर कंप्रेस्ड करते हैं, दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और यही बात यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रही है। क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर नेगेटिव साइन, कि भाई स्प्रिंग फोर्स एंड इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, इलोंगेशन और कंप्रेशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द इलास्टिक बॉडी बोथ आर अपोजिट इन द डायरेक्शन। तो हियर नेगेटिव साइन shows that a spring force करने का मतलब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है। ऐसा नहीं ना कि रबर ले लेना और उसको रबर को भी स्प्रिंग फोर्स करते चलना। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कहने का मतलब इलास्टिक बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं ना, उसको वो बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होती है ना, वही उसी को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इस रिस्टोरिंग फोर्स को ही स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्प्रिंग फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो किसी भी इलास्टिक बॉडी में होती है, चाहे रबर हो चाहे स्प्रिंग हो। तो हियर नेगेटिव साइन shows that a spring force and displacement both are opposite in direction, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो चाहे इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और यही बात यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई होप आपने अच्छे समझ गया होगा कि व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इलास्टिक बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, ड्यू टू इट्स इलोंगेशन और कंप्रेशन, तो उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला भी देख लिया और इसका डिफिनेशन भी देख लिया और अच्छे से भी समझ भी गए। रिक्वेस्ट यही है कि एक बार से आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका काम ही है पढ़ना। और आपका काम केवल एक बार पढ़ना नहीं है। आप एक बार पढ़ लिया और काम खत्म हो गया तो ये आपकी गलती है। आपका काम है पढ़ना, बट आपका काम केवल एक बार पढ़ना नहीं है। यस, यदि आपको एक बार में समझ में आ गई तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना। यदि आपको एक बार में समझ में आ गई चीज़ें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको रिवाइज भी करना चाहिए। तो आपका काम केवल पढ़ना नहीं है, बार बार पढ़ना है। रिवाइज करना भी एक पढ़ना ही होता है ना, रिवाइज करना भी एक पढ़ना ही होता है। तो यदि एक बार में समझ गए ना आप चीज़ों को तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको रिवाइज कीजिए। तो आपका काम है पढ़ना, बार बार पढ़ना। और एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आई तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, जब तक देखते रहिए तब तक कि आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि तुम्हारा काम ये पढ़ना। और तुम एक बार पढ़ते हो, नहीं समझ में आता है, छोड़ देते हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। सर हम तो पढ़ तो लिए, मेरा काम है पढ़ना। आपका काम है पढ़ना और बार बार पढ़ना, और हर बार पढ़ना और हर बार पढ़ते रहना, जब तक कि तुम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हो। जब तक कि तुम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और बार बार पढ़ना और खूब पढ़ना और पढ़ते ही रहना। तुम्हारा यही काम ही है। तो चाहे एक बार में समझ में आए तो भी, चाहे बार बार समझ में आए, बार बार पढ़ने से समझ में आए तो भी, चाहे एक बार में समझ में आए तो भी बार बार रिवाइज करो, मतलब बार बार पढ़ो। चाहे एक बार में समझ में नहीं आए तो भी बार बार देखो, तब तक देखो जब तक समझ में नहीं आ जाए। तो आपको हर बार तो पढ़ना ही पड़ेगा और बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे एक बार में समझ में आए तो भी और नहीं समझ में आए एक बार में तो भी। जिनको एक बार में समझ में आए उनको रिवीजन के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, और जिनको एक बार में नहीं समझ में आए उनको समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। फिर वापस से वो रिवीजन करते हैं। एक बार समझ में आ गई तो बस वापस से वो रिवीजन करते हैं।
तो तुम्हारा काम है पढ़ना और बार बार पढ़ना और पढ़ते ही रहना। तो तुम भी पढ़ते रहो और बार बार पढ़ते रहो, खूब रिवाइज करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।